बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस। पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। आओ बच्चों। बच्चों, जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे रिलेशन बनाने के लिए दो सेट्स चाहिए, दो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, ऐसे ही दो सेट्स के बीच में फंक्शन बनेगा। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए दो सेट्स, और सेट्स कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। यदि उनमें एलिमेंट्स होंगे तभी तो रिलेट होंगे ना भाई। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। अ रिलेशन एफ विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। समझिए क्या कहना चाह रहा है अभी। ऐसे देखो बच्चों, एरो डायग्राम फॉर्म में बना के आपको दिखा लीजिएगा। जैसे देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है बच्चों। तो इधर कुछ एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3, ऐसे बना लीजिए। यहाँ हुआ y1 y2 y3, इस तरीके से। तो डेफिनेशन आपको क्या कहती है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये जो सेट ए है इसका हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसका हर एलिमेंट इसके एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका एक एलिमेंट उसके एक से रिलेट होना चाहिए। एक एक से, जैसे एक बनाते हैं, ये वाला इससे रिलेट हो गया ऐसे, और सारे एलिमेंट ही रिलेट होने चाहिए। तो कुल मिला के दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपके इधर वाले सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से ही रिलेट होना चाहिए। तो मेरे दोनों कंडीशन आप समझ गए जी। सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए और एक एक से रिलेट होना चाहिए। जैसे देखिए, यदि हम इसको ऐसा बना देते हैं तो ये देखो, यदि इसमें हम देखें तो इधर वाले देखो सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, और इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से ही रिलेटेड है, इसलिए ये एक फंक्शन है। जैसे एक दूसरा यदि हम बनाएं बच्चों, यहाँ ये x1 x2 x3, यहाँ y1 y2 y3। ये देखिएगा। अब ये देखो बच्चों, ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आपको क्या कहता है बच्चों? सबसे पहली बात, इधर वाले सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो, क्या इधर वाले सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं? बिल्कुल नहीं, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। इधर एक एलिमेंट है x3, वो किसी से भी रिलेट नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और दूसरी कंडीशन भी इसमें आप देखें, वैसे तो एक ही कंडीशन गलत हो गई है तो फंक्शन नहीं है, फिर भी दूसरी भी समझो। इसमें देखो, ये वाला जो एक एलिमेंट है x2, उधर वाले दो एलिमेंट से रिलेटेड हो गया है। इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले दो से रिलेट हो गया है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन था और ये फंक्शन नहीं था। इसको और थोड़ा हम समझाते हैं आपको। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता जी कि कैसे पहचानेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो कुछ लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। बच्चों याद करो, दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा है? डेली लाइफ में याद करना है भैया, सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा है? सोचो, आप सोचो कौन सा रिलेशन सबसे अच्छा है। सोचो अपने घर में कौन सा रिलेशन सबसे अच्छा होता है। आइए हम बताते हैं रिलेशन। रिलेशन है बच्चों सन मदर। सन मदर, सब सहमत होंगे इस बात से, बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है सन और मदर का। तो बच्चों, जो सन और मदर का रिलेशन होता है वो एक्चुअली में फंक्शन होता है। तो कहीं भी आपको चेक करना हो तो आप सन मदर के रिलेशन से आप चेक कर सकते हैं। देखो, जितना मैथमेटिक्स को आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि बस 11वीं 12वीं तक याद रहेगा, बहुत आगे तक याद रहेगा, मतलब पूरी जिंदगी आपको याद रहने वाला है। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है बच्चों कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप उसको कभी भूले ही ना।
अब देखो जो कहानी क्या है, कंडीशन क्या है जी, इधर वाले सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए कहा था, तो वो इस रिलेशन से बिल्कुल मैच करता है। भाई कोई भी सन है उसकी मदर तो जरूर होगी ना, तो हर सन की एक मदर होती है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन, इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से रिलेट होना चाहिए, मतलब हर सन की एक ही मदर होती है, तो इसलिए ये अपना जो रिलेशन है सन मदर वाला, ये फंक्शन होता है। अच्छा, जो भी यहाँ बातें सब चल रही है ना बच्चों, ये सब नॉर्मल कंडीशन में मान के चल रही हैं। आजकल साइंस बड़ा हाई फाई हो गया है, कुछ भी हो जाता है वहाँ, तो वो कंडीशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे हम इसको ऐसे बनाएं, ये बना है और ये बना है। अब देखो, अब हमें देखना है ये फंक्शन है या नहीं है। पहले समझ लो, जैसे बच्चों हमने x3 को y2 से रिलेट किया, तो बच्चों इसका मतलब ये है y2 इज मदर ऑफ x3, y2 इज मदर ऑफ x3, या ऐसे बोलो x3 इज सन ऑफ y2। अब देखिएगा, इसमें x1 और x2 दोनों y1 से रिलेट हो गए हैं। बताओ बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? x1 x2 दोनों y1 से रिलेट हो गए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ, यदि सन मदर रिलेशन से आप देखें कि x1 और x2 दोनों की मदर y1 है। अरे ऐसा हो सकता है क्या? क्या दो बच्चों की एक ही माँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है रे। x1 x2 दोनों भाई भाई हैं, दोनों की सेम मदर है, तो ऐसा हो सकता है। और x3 की मदर y2 है। अच्छा, इसमें यदि हम थोड़ा और कुछ चेंज करें, मान लीजिए हमने यहाँ एक y3 लिख दिया, y3 हम इधर लिख देते हैं। अब देखिएगा, ये जो अपना रिलेशन है अब फंक्शन है कि नहीं है? सोचो, एक मिनट आप सोचो, फिर बताते हैं फंक्शन है या नहीं। अब भी ये यहां यदि अब देखा जाए तो ये जो y3 है ये इधर किसी से भी रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो y3 है उसका कोई बेटा नहीं है। बच्चों की ऐसी कोई माँ हो सकती है जिसके बेटा ना हो? सोच के देखो, बिल्कुल हो सकती है। ऐसी बहुत सारी माएँ हो सकती हैं जिनके बेटा ना हो, बेटी हो। सही है ना बच्चों? तो ऐसा हो सकता है। तो आइए एक बार फिर से चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो जो इधर वाला सेट है उसके लिए दो कंडीशन आपने देखी है कि भैया सारे रिलेट होने चाहिए, और इधर वाला एक उधर वाले एक से रिलेट होना चाहिए। अब जो उधर वाला सेट है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें देखो सारे रिलेट हों ऐसा जरूरी नहीं है। यदि ये y3 इसमें नहीं था तो भी ये फंक्शन था, y3 है तो भी ये फंक्शन है, तो इधर वाले सारे रिलेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इधर वालों के लिए कंडीशन नहीं है। और बच्चों, इधर वाला एक एलिमेंट इधर वाले एक से भी रिलेट हो सकता है, और इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से ज्यादा से भी रिलेट हो सकता है। तो कंडीशन कौन से सेट के लिए होंगी? जो पहले वाला सेट है, सेट ए है, उसके लिए कंडीशन होगी उसके सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे और एक एलिमेंट एक से ही रिलेट होगा। उम्मीद है समझ गया। और कभी कुछ गड़बड़ लगे तो सन मदर वाला रिलेशन देख लेना, सन मदर वाला रिलेशन देख लेना। आपको लगे सही है तो फंक्शन है, और लगे सही नहीं है तो मतलब फंक्शन नहीं है। आइए एक तरीके से और समझते हैं बच्चों। ये जो अपना टॉपिक फंक्शन अभी शुरू हो रहा है, एक्चुअली में जो कैलकुलस एक अपना यहाँ पार्ट होता है मैथ्स का, कैलकुलस, उसका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन। और ये मान के चलिए बच्चों, ये जो कैलकुलस है ये आजकल की जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है वो पूरी उसी पे बेस्ड है। अब जैसे अभी 11th क्लास में फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी आपका कैलकुलस का यूज हो जाएगा खूब सारा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस के ही पार्ट होते हैं। तो पूरी जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है, उससे मॉडर्न फिजिक्स को, मॉडर्न केमिस्ट्री को, सब ना इस कैलकुलस से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़े ढंग से आपको सीखते चलना है। आओ थोड़ी आपको इंजीनियरिंग की फीलिंग तो लाएं, मशीनों की बातें तो करें। बच्चों, ये जो फंक्शन होता है, यदि हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो फंक्शन बच्चों एक मशीन है। अब फंक्शन को आप डेली लाइफ से रिलेट करना शुरू करें, फिर आपको बार बार समझाए, डेली लाइफ से रिलेट करना है, हर टॉपिक को डेली लाइफ से रिलेट करना है। देखो, ये मान के चलो मैथ्स में जो भी चीजें बनाई गई हैं वो डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए ही बनाई गई होंगी, तो उनका डेली लाइफ से जरूर कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा, और लिंक्ड है तो वो लिंक्ड आपको खोजना है। अब यदि बच्चों आप वो लिंक खोज पाए तो जैसी वो डेली लाइफ की चीजें आप देखेंगे तो आपको मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। देखो, फिजिक्स में ये सब रिलेट करना बहुत ईजी होता है, वो डायरेक्ट सबको दिखता रहता है। मैथ्स में
ये हमें कराना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ना, इसलिए आपको हर बार हम बता देंगे भैया ऐसे रिलेट करो डेली लाइफ से, तो उस पर फोकस करना है थोड़ा। तो बच्चों ये जो फंक्शन होता है एक्चुअली में फंक्शन एक मशीन होता है। आप देखिए याद करिएगा फंक्शन वर्ड आप लोगों ने कहाँ सुना, सोच के देखो फंक्शन वर्ड आप लोगों ने कहाँ सुना। अभी आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से देख रहे होंगे या पीसी पे आप देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे। तो जब उनकी हम बात करते हैं, जब कोई फ़ोन आप खरीदने जाते हो तो क्या चर्चा होती है सबसे पहले, भैया इस फ़ोन में कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो वहाँ ये पूछा जाता है ना फ़ोन में कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो क्या आपको पता है वो वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम ही होता है। वो जो फ़ोन के फंक्शंस हैं या आपके कंप्यूटर में जो फंक्शंस होते हैं वही फंक्शन है ये जो मैथ्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी अब आपके फ़ोन में जो भी फंक्शन है उसका मतलब क्या है। जैसे आपका जो फ़ोन होता है उसमें आप किसी बटन को प्रेस करते हो या टच करते हो, तो ऐसा करने से आगे कुछ प्रोसेस होता है और कुछ आउटपुट आपको मिल जाता है। इसी को तो फंक्शन हम कह रहे हैं ना। तो क्या है कहानी, आप फंक्शन का मतलब फंक्शन एक मशीन के टाइप से आप समझ सकते हो। तो इसमें आप इधर से क्या देने वाले हैं, एक इनपुट, इधर से आपने दिया इसमें एक इनपुट, अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुआ, अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुआ, वो हाई लेवल में हुआ, जो हुआ कुछ प्रोसेसिंग हुआ और इधर से क्या निकल के आया, आउटपुट। तो ये जो अंदर यहां हो रहा है ना प्रोसेसिंग, उसी का नाम क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। अभी जैसे आप देखिएगा, मान लो आप रूम में बैठे हुए हैं, गर्मी का सीजन आ गया है अब धीरे धीरे, तो जैसे ही आपका एक जो स्विचेज होते हैं, आप एक स्विच को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो आप और आपका फैन रोटेट करने लगता है। स्विच को ऑन करते हो तो फैन रोटेट करने लगता है। तो आपने इनपुट क्या दिया, आपने स्विच को ऑन किया, अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता क्या हुआ, कुछ तो हुआ, उसके आउटपुट में क्या हुआ, जो आपका फैन है वो रोटेट करने लगा। तो क्लियर बात समझ में आ रही है। तो आपने इनपुट देते हैं, आउटपुट आता है, बीच में जो हो रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो कहानी चल रही है, उसी का नाम है अपना फंक्शन। अब इसमें विचार करिए आप लोग, बच्चों आपने एक इनपुट दिया, उससे एक आउटपुट आया, आपने थोड़ी देर बाद दोबारा वही इनपुट दिया, क्या दोबारा वही आउटपुट आएगा। फैन वाला एग्जांपल ही देखो बच्चों, आपने स्विच को ऑन किया तो फैन घूमना शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आपने पहले बंद कर दिया था, फिर दोबारा उस स्विच को ऑन किया, तो क्या दोबारा से फैन रोटेट हुआ, बिल्कुल रोटेट हुआ। मतलब यदि आप एक इनपुट को बार बार भी देंगे तो आउटपुट हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। या ऐसे देखिए, जैसे बच्चों आपका जो मोबाइल फोन है उसमें एक जो मोबाइल टाइप का एक साइन बना होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से कॉलिंग होता है। आज उसको प्रेस कर रहे हैं, आज भी उससे कॉलिंग हो रहा है, कल करेंगे तो कल भी उससे कॉलिंग हो रहा है, 4 दिन बाद करेंगे तो भी उससे कॉलिंग हो रहा है। इसका मतलब आप सेम इनपुट यदि देते हैं तो उससे आउटपुट भी हमेशा सेम ही रहता है। ये बिल्कुल इसी बात से रिलेटेड है, मतलब कि एक इनपुट से रिलेटेड एक ही आउटपुट होता है। मतलब इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से ही रिलेट हो सकता है। और देखो बच्चों, आप कुछ भी इनपुट देंगे तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर आएगा। कुछ भी इनपुट देंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट तो जरूर आएगा, यदि कोई फंक्शन है तो। और यदि ऐसा नहीं आ रहा तो मतलब वो फंक्शन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, उसमें जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक इनपुट होगा, वो इनपुट उसमें देते हो और उससे एक आउटपुट आता है। अब आप कह रहे हैं कि हमने एक इनपुट दिया और उसमें आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उस आपके जो फोन है उसमें वो फंक्शन नहीं है। ऐसे मान लीजिए आपका एक छोटा सा फोन है जो कीपैड वाला आता है ना पुराने जमाने का, अपना स्मार्ट वाले को हटा के। अब एक बच्चा कहता है कि मैंने जो वो था अपना वो कीपैड वाला छोटा सा फोन था, उसमें मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी, मैंने इनपुट देने की कोशिश करी उसमें, लेकिन कुछ आउटपुट आया ही नहीं। अब आउटपुट क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है कि आपके फोन में वो फंक्शन है ही नहीं। ठीक है ना। तो मतलब यदि फंक्शन है तो जो भी आप इनपुट देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे तो उस पर कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब कि इधर वाले सभी एलिमेंट रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद है इस
से भी आप रिलेट कर पाए होंगे दोनों चीज़ों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दें, अलग अलग हम इनपुट दें और से आउटपुट सेम आ जाए? सोचो, एक मिनट सोच के बताओ कि ऐसा हो सकता है हम अलग अलग इनपुट दें और आउटपुट सेम आ जाए? एक मिनट सोचो आप लोग, क्या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से आउटपुट सेम आ सकता है? जल्दी सोचो बच्चों। देखिएगा, कोई आउटपुट आप सोच लीजिए, आउटपुट सोच लीजिए आप, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इनपुट सोचते हैं। पहले बिल्कुल जीरो लेवल वाला ना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हमने फैन को रोटेट कराया था, कैसे रोटेट कराया आपने फैन को? आप कह रहे साहब मैंने ना स्विच ऑन कर दिया, फैन रोटेट होने लगा, बड़ी अच्छी हवा आ रही थी। अब हम कहते हैं हमें फैन को रोटेट कराना है लेकिन स्विच ऑन नहीं करना है। एक नादान बच्चा कहता है ठीक है सर मैं तो कर दूंगा, एक डंडी लूंगा और उससे उसका जो अपना फैन है उसकी जो पंखुड़ियां उनको घुमा दूंगा, तो उससे भी आउटपुट तो देखो वही आया है, हमारी जो फैन है वो रोटेट होने लगा है। क्लियर हुआ? तो हमें रोटेट ही तो करना था, तो आप स्विच ऑन करके कर सकते थे, आपने ऐसे ही रोटेट कर दिया, आप हाथ से पकड़ के घुमा दो, अल्टीमेटली तो रोटेट ही हुआ ना। या अब थोड़ा हाई लेवल की बात समझिए, बल्कि अच्छे वाले, आप जैसे बच्चों के लेवल वाली। जैसे भाई आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपको कंप्यूटर में कोई एक पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है, आपको कंप्यूटर में कोई एक पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है, आप उसको क्या एक से ज़्यादा तरीके से ओपन कर सकते हैं? आप सब तो कंप्यूटर के जानकार होंगे, सोचो, क्या एक पर्टिकुलर फाइल को आप एक से ज़्यादा तरीके से ओपन कर सकते हैं? आप बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, आपको बहुत सारे तरीके पता हैं आपके कि एक ही फाइल को हम अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो हमारा आउटपुट तो सेम रहा, हमने वही फाइल ओपन करी, लेकिन जो इनपुट थे वो अलग अलग थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा इनपुट से जो आउटपुट आएंगे वो सेम हो सकते हैं, जैसे यहां भी हो रहा था, दो अलग अलग इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा था। तो उम्मीद है क्लियर आपको हो गई हैं बातें आपको सब क्लियर हो गई बच्चों। तो फंक्शन के लिए दो बेसिक कंडीशन फिर से समझ लो आप, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने हैं और एक एलिमेंट एक से ही रिलेट होना है। कभी दिक्कत होने लगे सन मदर वाला रिलेशन देख सकते हो, मशीन से आप लोग देख सकते हैं। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में डिटेल में थोड़ा और बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको रिलेशन गिवन होता है, उसको पहचानना होता है फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि रिलेशन हमने जो पढ़ा था, रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता था, रिलेशन में कोई कंडीशन होता ही नहीं है। इधर वाले एक एलिमेंट उधर वाले कितनों से भी रिलेट हो सकता है, इधर के कुछ बच भी सकते हैं उधर के कुछ बच भी सकते हैं, मतलब रिलेशन में कोई कंडीशन एक्चुअली होता ही नहीं है, कोई किसी भी तरीके से रिलेट हो सकता है। तो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको रिलेशन गिवन होगा, आपको पहचानना होगा कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो बड़ी इजीली हम लोग देख लेने वाले हैं, देखेंगे इधर वाले सारे रिलेटेड होने चाहिए और एक एक से रिलेट होना चाहिए। आइए करते हैं क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले सेट लिख लीजिए, सेट एज 1 2 3, सेट बी 2 3 4 5, ये दो सेट्स हैं हमारे ए और बी। आप रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, रिलेशन आर, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और आपको बताने हैं फंक्शन है या नहीं है। आइए तो पहला रिलेशन देखते हैं, 1 2 2 3 3 4। हाँ बच्चों बताओ, ये वाला जो अपना रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं? जल्दी सोचो। हाँ जी आइए, तो इसमें आपको देखना क्या है बच्चों ना, दो कंडीशन आपको देखनी है। पहली कंडीशन तो जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन एक एलिमेंट एक से ही रिलेट होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट देखना, देखो इसमें जो आपका 1 है, देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है। चाहो तो एक बार ऐसा डायग्राम भी बना लो इसका। अभी डायग्राम से देख रहे हैं, अगली बार से बिना डायग्राम ही देखना सीख लेंगे। जैसे यदि इसको एरो डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं,
तो बच्चों ऐसा कुछ बनेगा, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है। अब देखिएगा बच्चों, आप तो आप समझ गए होंगे एकदम से देखते ही, इधर वाले देखो सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं और इधर वाला एक एलिमेंट उधर वाले एक से ही रिलेटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब यदि ऐसे ही लिखा हूं, एरो डायग्राम में नहीं बनाना चाहते तो भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि भाई जो ये पहले वाला सेट है इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट में देखो कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। और सेट में भी क्या था, 1 2 और 3, तो तीनों रिलेट हो गए हैं बच्चों, तीनों रिलेट हो गए हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे कि एक से रिलेट है कि नहीं। देखो 1 सिर्फ 2 से रिलेटेड है, 2 सिर्फ 3 से रिलेटेड है और 3 सिर्फ 4 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है। ऐसे टिक लगा दिया मतलब वो फंक्शन है। यस में आंसर आ रहा, फंक्शन है जी। अब इसको देखो ऐसे ही देख लो, सीधे सीधे, दिमाग की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो सबसे पहले 1 2 3 आपने देख लिए, तीनों आ गए। उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई ये जो 1 है यदि वो एक ही बार आए, एक ही ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें 1 आया है, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। यदि 1 मान लो 2 बार होता है, जैसे यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 होता, तो वो 2 से रिलेट हो जाता, तो वो फंक्शन नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और हर एलिमेंट सिर्फ एक बार आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वो रिलेशन बनेगा एक फंक्शन। अब और एग्जांपल देखोगे, अब सही से करना जल्दी जल्दी बच्चों। 1,4 2,5 3,5। हाँ जी बच्चों बताओ, जल्दी सोच के बताओ ये अपना रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। हाँ भाई सोच पाए। देखिए कैसे देखना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स आ गए हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा आप देखो क्या कोई रिपीट हुआ, कभी कोई रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन है। आपको ध्यान रखना है जो भी आपको कंडीशन देखनी है ना रे बच्चों, वो सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए देखनी है। जो फर्स्ट वाला सेट है उसी के लिए कंडीशन होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स में ही आपको देखना है, सेकंड वाले को नहीं देखना। इसको मत देखने लग जाना, ये 5 तो 2 बार आ गया सर, इससे क्या कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपको सेकंड वाले को देखना ही नहीं है। सेकंड वाले सेट के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, कंडीशन सिर्फ फर्स्ट वाले सेट के लिए होती है। तो हमेशा फोकस सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे करना है। तो यहाँ देखो तीनों एलिमेंट्स आ गए हैं और हर एलिमेंट एक ही बार आया है, इसका मतलब ये फंक्शन है। टिक लगाया मतलब है। अब बच्चों एक और एग्जांपल, 1,5 2,4। हाँ रे बच्चों बताओ फंक्शन है या नहीं। 1,5 2,4। हाँ जी, ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल इजी है जी। अब इसमें देखो 1 और 2 खाली आए हैं, 3 तो कहीं आया ही नहीं है, तो मतलब 3 किसी से रिलेट हुआ ही नहीं, तो एक एलिमेंट बच गया जो किसी से रिलेट नहीं हुआ। और ये तो हमारे डेफिनेशन के खिलाफ है बिल्कुल। डेफिनेशन कहती है सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए, तो इसमें 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जब पेपर में आता है ना स्कूल में, तो ऐसे लिखना पड़ता है 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स, तो ऐसा आप लिख देंगे। एक और एग्जांपल चलो कर लेते हैं भैया। 1,5 2,5 2,2। हाँ भाई बच्चों ये बताओ फंक्शन है या नहीं, जल्दी सोच के बताओ रे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये फंक्शन नहीं है। इसमें तो दो दो गड़बड़े हो गई हैं। पहली गड़बड़ तो देखो इसमें सारे एलिमेंट नहीं आए, इसमें सिर्फ 1 आया है और 2 आया है, इसमें 3 नहीं आया, तो 3 किसी से रिलेट नहीं हुआ। और दूसरी गड़बड़ क्या हो गई है बच्चों, दूसरी गड़बड़ ये है जो अपना 2 है, जो अपना 2 है वो 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, 5 से भी है और 2 से भी है, इसलिए ये फंक्शन
नहीं है। तो अब बच्चों उम्मीद है पूरा आप समझ गए हैं सब बढ़िया से बिल्कुल ना। किसी भी रिलेशन को चेक करना वो फंक्शन है या नहीं है ये हमने अब जान लिया है। आइए फंक्शन के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो जी ऐसे हम सीख रहे थे ना बच्चों फंक्शन, यहाँ था x1 x2 x3 ऐसे करके y1 y2 y3 इस तरीके से होता था। ऐसे मान लीजिए हमने रिलेट करा दिया, सबसे सीधा और सिंपल सा फंक्शन हमने ऐसे बना दिया है। बाकी आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो एक तो बच्चों यहाँ ऐसे लिख देते हैं f और ऐसे ऐसे निशान बनाते हैं। इसका मतलब ये है फंक्शन f फ्रॉम a टू b, फंक्शन f फ्रॉम a टू b। अब इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखते हैं बच्चों फंक्शन f फ्रॉम a टू b, फंक्शन f फ्रॉम a टू b। ये नोटेशन है, नोटेशन ध्यान से देखना, नए नए कुछ नोटेशन आते हैं तो उनको बोलने में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फंक्शन f फ्रॉम a टू b। हाँ बच्चों ये नॉर्मली हम जो इधर वाले सेट के जो एलिमेंट हैं इनको x से डिनोट करते हैं और इधर वालों को y से डिनोट करते हैं। और इस कहानी को हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू fx, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx। ऐसे समझो जैसे यहाँ x था उसमें फंक्शन अप्लाई हुआ तो y आ गया, तो y इक्वल्स टू बन गया fx, y इक्वल्स टू fx। तो किसी भी जो फंक्शन को हम लिखते हैं बच्चों तो ऐसा करके पूरा लिखना पड़ता है। जो पहली वाली लाइन है वो आपको ये बता रही है कि जो फंक्शन है वो किन दो सेट्स के बीच में है, किन दो सेट्स के बीच में है। और दूसरी बात ये बता रही है कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है। तो पहली बता रही है सेट्स कौन कौन से हैं, दूसरी बात बता रही है रिलेशन क्या है एलिमेंट्स के बीच में। तो इतना पूरा आपको किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए दो बातें लिखनी आपको पड़ती हैं। आओ बच्चों ये जो सेट होता है इधर वाला जो सेट होता है, ये वाला जो सेट है पूरा सेट है, इस सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन। जैसा रिलेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेशन में हमने क्या कहा था बच्चों, जो सेट ए के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन कहते हैं। लेकिन यहां तो कहानी क्या है रे, यहां तो सेट ए के सारे एलिमेंट ही रिलेटेड हैं, इसलिए पूरा सेट ही बन गया डोमेन। ये देखिए ये वाला जो सेट होता है इसको हम लोग कहते हैं को डोमेन, इस पूरे सेट को कहते हैं को डोमेन। जैसा रिलेशन में भी सेम ही था। और इसके जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे इसमें क्या करते हैं ना, हम y4 और लिख देते हैं। आप देखिएगा ये जो रिलेटेड वाले हैं ये बनेंगे रेंज, ये बनेंगे रेंज। तो ये जो कंप्लीट सेट है वो है कोडोमेन और जो इस सेट के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो होंगे रेंज। तो बिल्कुल रिलेशन के जैसे ही है बच्चों, इधर वाला सेट हो गया डोमेन, उधर वाला सेट हो गया कोडोमेन और जो इधर वाले सेट के रिलेटेड एलिमेंट्स है वो हो गए रेंज। तो बच्चों जब आप फंक्शन ऐसे लिखते हो ना a टू b, तो यहाँ जो ये a है उसका मतलब डोमेन है और यहाँ ये जो b है इसका मतलब कोडोमेन है। ध्यान रखना ये b कोडोमेन है, रेंज नहीं कोडोमेन है। क्लियर बात भी। और बात समझिए, जैसे बच्चों x1 y1 से रिलेटेड है, x1 y1 से रिलेटेड है तो हम y1 को कहते हैं y1 इज इमेज ऑफ x1, y1 इज इमेज ऑफ x1 लिख देते हैं यहाँ आपके लिए, y1 इज इमेज ऑफ x1। इसका एक नाम आउटपुट भी कहते हैं इसको कुछ लोग। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में जाएंगे तो इनपुट आउटपुट, या इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली मैथ्स की लैंग्वेज में इमेज यूज करते हैं। तो इसको इनपुट और इसको आउटपुट भी कह सकते हैं आप लोग। या हमने कहा जैसे x1 y1 से रिलेटेड तो y1 x1 का प्री इमेज है, y1 इज इमेज ऑफ x1। और बच्चों x1 क्या है, x1 इज प्री इमेज ऑफ y1। तो सीख लिया बच्चों, यदि कोई एलिमेंट x1 y1 से रिलेटेड है, x1 y1 से रिलेटेड है तो y1 को हम कहेंगे इमेज ऑफ x1 और x1 को कहेंगे प्री इमेज ऑफ y1। तो ये बेसिक चीजें हमने सीख ली है फंक्शन से रिलेटेड।
इनको जल्दी जल्दी आप नोट करते रहें, बिल्कुल प्रॉपर ऑफलाइन क्लास के जैसे ही चीज़ें चलनी हैं। और यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या है, नोट करने में थोड़ा आपको दिक्कत आ जाए, जैसे आपका एक स्लाइड कंप्लीट होता है वहाँ थोड़ा पॉज करें, पूरा नोट कर लें, फिर नेक्स्ट में आप चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फंक्शन के बारे में और चर्चा अभी हम लोग करेंगे जी। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहना है। आओ जी वापस से अब हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन मतलब क्या था बच्चों? जब हमने ऐसे फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें जो सेट ए था हमारा, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और जो डोमेन वाले थे उनको हमने किससे डिनोट किया था? एक्स से डिनोट किया था। तो एक्चुअली में जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन होता है बच्चों वैल्यूज ऑफ एक्स। जब फंक्शन आपको y इक्वल टू एक्स एफ एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो उसमें जो x की वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं डोमेन। सो डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ x for which y और fx, y और fx का दोनों मतलब सेम ही होता है, y इक्वल टू fx होता है, for which y और fx is defined। सो x की वो वैल्यूज जिनके लिए y डिफाइंड होता है, x की वो वैल्यू जिनके लिए y डिफाइंड होता है, मतलब y की कोई वैल्यू आ जाती है, तो उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं डोमेन। और देखो ये डिफाइंड वर्ड है बच्चों, ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, देखने में बड़ा सिंपल लगता है। अब डिफाइंड का क्या मतलब है? देखो डिफाइंड से मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी चीजें जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में, उनको हम लोग कहते हैं डिफाइंड। अब ये जो डिफाइंड वर्ड है ये भी ना चेंज होता रहता है। जैसे आप मान लो, जैसे नंबर्स की हम बात करें, जब तक लोग खाली नेचुरल नंबर्स को जानते थे तो उनके लिए जो फ्रैक्शंस थे वो डिफाइन ही नहीं थे, वो नॉट डिफाइंड थे। लेकिन जैसे उन्हें फ्रैक्शंस को जाना तो फ्रैक्शन डिफाइंड हो गए। जब लोग रेशनल जान गए थे, इरेशनल नहीं जानते थे, तो तब तक उनके लिए इरेशनल नॉट डिफाइंड थे। जैसे अब आपके लेवल पे जाने तो अभी तक आप रियल नंबर्स जानते हैं, मतलब एकेडमिक के हिसाब से देखो तो रियल नंबर जानते हैं, ठीक है नहीं? अब तक हमारे सिलेबस में रियल नंबर रहे हैं, और अब तक हमारे रियल नंबर्स तो रियल हैं, तो उसके आगे जो नंबर हैं उनको हम डिफाइन नहीं मानते हैं, ठीक है ना? भी तो अभी इस डिफाइन का मतलब क्या है फिलहाल हमारे लिए? डिफाइन का मतलब होगा बच्चों रियल एंड फाइनाइट। रियल एंड फाइनाइट, तो वो सारे नंबर्स जो रियल हैं और फाइनाइट है। फाइनाइट है का मतलब समझते हो ना कि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। रियल और फाइनाइट हो तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो डिफाइंड है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं बच्चों? धीरे धीरे हम एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे, और उन फंक्शंस की डोमेन और रेंज। रेंज का मतलब तो समझ गए ना, जो उधर वाला आपका सेट है, जो y की वैल्यूज हैं वो आपकी होते हैं रेंज। तो आइए एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। बड़ी ध्यान से पढ़ना है फंक्शन, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। जैसे ABCD सीखी थी ना आप लोगों ने, वो जैसे काम आती हैं, ऐसे ये फंक्शन सारे आपके काम आने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट फंक्शन चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों? ऐसा फंक्शन जिसमें आप इनपुट कुछ भी डालें, आउटपुट हमेशा सेम ही आए। ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट आप कुछ भी डालें, आउटपुट हमेशा सेम ही आए। अब जैसे बच्चों मैथमेटिक्स में अब बोल रहे हैं ना, कुछ भी डालें, कुछ भी डालें का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर रखें, कोई भी रियल नंबर रखें तो उसको हम कहते हैं कुछ भी डालें। क्लियर बच्चों ना? तो इसका मतलब आप x से कोई भी रियल वैल्यू रखें और आंसर हमेशा सेम ही आए, तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, सी फॉर कांस्टेंट। तो ये जो फंक्शन है बच्चों,
ये है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें एक्स को आप कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आए, सी आए। F1 रखेंगे तो भी सी, F2 रखेंगे तो भी सी, F3 रखेंगे तो भी सी। तो ऐसे फंक्शन होते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों ऐसे जो फंक्शंस हैं उनका ना डोमेन क्या होगा, ऐसे फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब उसमें हम एक्स का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। क्या क्या तो हमने सीख लिया, क्या क्या मतलब कुछ भी पुट कर लो। कुछ भी पुट करने का मतलब कोई भी रियल नंबर। तो डोमेन हो गया आर, आर फॉर रियल नंबर्स, लिख भी देते हैं आर फॉर रियल नंबर्स। अब रेंज क्या होगा, रेंज, डोमेन तो सीख लिया है, रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब जो एफ एक्स का वैल्यू है वो क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा। मेरी तो डेफिनेशन ऐसी कह रही है एक्स को कुछ भी रखो, एफ एक्स का वैल्यू तो हमेशा कितना आना है, सी। तो एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ सी ही आएगा, तो रेंज क्या बन गया, सी। तो इसका डोमेन आर मतलब कोई भी रियल नंबर और रेंज हुआ सी, इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल्स। पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, कुछ 7-8 एग्जांपल लिख देते हैं, फिर आप उनमें से छांटना कौन से कांस्टेंट है और कौन से कांस्टेंट नहीं है। आइए, पहला एक तो ना एग्जांपल ऐसे लिखे जा सकते हैं, लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, फिर लिख दिया आपने एफ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है। लेकिन उनसे तो फंक्शन वाली फीलिंग कम आ रही है ना, वैसे वो भी चाहिए, वो भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो हम ऐसे फंक्शन लिखेंगे जिनमें उस साइड भी एक्स आए। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो जी क्या खतरनाक फंक्शन लिख रहे हैं हम, एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। अब इस यदि फंक्शन को देखो बच्चों आप, तो इसमें x को आप कुछ भी रख लो, x में से x को ही माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा ना। तो एफ एक्स का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। समझ में आ गया भाई। तो आप भाई हम ना कुछ और एग्जांपल लिख रहे हैं, और ना आप उनमें से बताना है आपको कि कौन से कांस्टेंट है और कौन से कांस्टेंट नहीं है। आओ जी, दूसरा हम लिख रहे हैं जी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स। आप लिखते जाओ और सोचते जाओ कि भाई कौन सा कांस्टेंट है कौन सा कांस्टेंट नहीं है। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 0, एक और एफ एक्स इक्वल्स टू 1 की पावर एक्स, और थोड़े से और लिख देते हैं इधर, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। और देख लो भैया जी, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। 10 एग्जाम्पल वो थे, इनसे आप और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, अभी फिलहाल हमने 10 लिखे जी। तो अभी बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वाला हमने आपको समझा दिया वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये जो सारे बाकी के 9 बचे हैं ना, ये आप सोचो जल्दी से, और जल्दी से लिखो कौन कौन से इनमें कांस्टेंट है और कौन से कांस्टेंट नहीं है, कौन से कांस्टेंट है कौन से कांस्टेंट नहीं है। 2 मिनट का टाइम है आपका, 2 मिनट में लिखो।
हाँ जी बच्चों, अब तक लिख दिया होगा आप लोगों ने। आइए अब देखते चलते हैं। आप देखो, आप चेक करते जाना कि कौन सा आपका सही हुआ और कौन सा आपका गलत हुआ है। और एक हमें और भरोसा है आप पे, आपने मैक्सिमम इसमें से कर ही दिए होंगे, और जो आपने किए होंगे अब तक वो बिल्कुल आपको सही लग रहे होंगे। आप देखिए, आइए सबसे पहले फिर से डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन ने क्या कहा हमें? डेफिनेशन ये कहती है एक्स को आप कुछ भी रखो, एक्स को आप कुछ भी रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखो एक्स की, आंसर हमेशा सेम ही आना चाहिए। जैसे सेकंड वाला है, सेकंड वाले को यदि हम पहली नजर में देखते हैं तो पहली नजर में ऐसा लगता है बच्चों कि x अपॉन एक्स 1 आ गया। अरे x से x काट दिया, 1 आ गया, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। लेकिन ये x से x तो तभी कटेगा ना बच्चों जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब जरा विचार करिए, यदि x का वैल्यू 0 हो गया, यदि x का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ 0 अपॉन 0 बन जाएगा, और 0 अपॉन 0 का वैल्यू 1 नहीं होता, वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, मतलब जिसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 0 पे वैल्यू तो डिफाइन नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमेशा वैल्यू सेम नहीं आया, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 0 इंटू एक्स, ये कांस्टेंट फंक्शन है। 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर अपना 0 ही आता है। अब एक बच्चा सोच रहा है मन में, भैया कह रहा है सर ना इसमें मैं पहले वाले के जैसे ही बना दूंगा, इसको मैं ना x को 1/0 रख दूंगा, x को 1/0 रख दूंगा, फिर देखना ये भी 0/0 बन जाएगा, तो फिर देखो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत सोच रहा है बच्चा, क्योंकि जब x को आप 1/0 रखने जा रहे हैं तो 1/0 तो रियल नंबर होता ही नहीं, वो तो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन हमें जो वैल्यू रखनी है x की वो तो कैसी रखनी है? रियल वैल्यू रखनी है, तो 1/0 कोई रियल वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1/0 नहीं रख सकते, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। फोर्थ वाला देखो भाई, ये अब आप समझ चुके होंगे, यदि आपने सेकंड वाला समझ लिया तो फोर्थ वाला भी आपको समझ में आ गया है। ये भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी जब x को आप 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। फिफ्थ वाले पे चलो जी, x की पावर 0, इसको भी आप पहली नजर में देखें तो एक प्रॉपर्टी याद आती है, आपने सीखा होता किसी नंबर की पावर 0 करे तो 1 आता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका पूरा मतलब ये था, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर आप 0 करें तो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ x को 0 रख देंगे, x को 0 रख देते हैं तो 0 की पावर 0 बन जाएगा, और 0 की पावर 0 1 नहीं होता, वो भी एक इनडेटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। सिक्स्थ वाला देखो जी, 1 की पावर x, 1 की तो कुछ भी पावर करते हैं तो आंसर 1 ही आता है, 1 की पावर में कुछ भी रख लो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब इधर आइए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना रे बच्चों 10वीं क्लास में, वही ट्रिग्नोमेट्री वाले। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है, सबको पता ही है, तो इसका मतलब ये हमेशा 1 आएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब बच्चा कह रहा है देखो उधर सेकंड वाला भी 1 है, इसका मतलब तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पढ़ी थी मैंने 10वीं क्लास में, आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू भी 1 आता है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा लोचा है बच्चों, उसे समझिएगा आप। जो सेक और टेन होते हैं, वैसे तो 10वीं क्लास तक आपने थोड़ा कम ही पढ़ा होगा, शायद 90 से कम तक वाले पढ़े होंगे, किसी ने 90 से आगे वाले पढ़े हैं तो उसे ज़्यादा अच्छे पता होगा। जैसे जो 90 होता है, 90 सेक 90, याद करो सेक 90 क्या होता था? सेक 90 होता है नॉट डिफाइंड, और टेन 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो जिसमें आप एक्स जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो फिर वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, तो 1 नहीं आएगा। मतलब जिसमें आप एक्स को 90 डिग्री से अलग कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन 90 डिग्री रखने से चूंकि सेक 90 और टेन 90 नॉट डिफाइंड होते हैं तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि 90 पे इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा आप, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। वैसे तो आपको ये भी लग रहा होगा भी ये भी आइडेंटिटी होता है और इसका मतलब इसका वैल्यू भी 1 आता है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है बच्चों। जो अपना जीरो पे बात करो, cosec जीरो और कोट जीरो, cosec जीरो और कोट जीरो नॉट डिफाइंड होते हैं, इसलिए जीरो पे इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा और ये भी अपना आइडेंटिटी नहीं है एग्जैक्ट, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है, पीछे से पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर हाँ मैंने तो बचपन में सुना था आइडेंटिटी मतलब उसी को कहते हैं जो हमेशा सही होती है, आइडेंटिटी उसी को कहते हैं जो हमेशा सही होती है, और अब आप कह रहे हो कि ये तो आइडेंटिटी हमेशा सही नहीं है, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है आपकी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बच्चों। आइडेंटिटी भी दो टाइप की होती है, एक सिर्फ आइडेंटिटी होती है, एक कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, मतलब उसमें छोटी सी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के साथ आइडेंटिटी होती है। तो इसमें ये जो दो 8 और 9 वाली है वो आइडेंटिटी है, लेकिन उनमें छोटी सी कंडीशन है, मतलब एक्स की वो वैल्यूज आपको नहीं लेनी है जिनमें ये नॉट डिफाइंड है। क्लियर है बच्चों? तो ये आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इसमें एक्स की वो वैल्यूज नहीं लेनी है जिन पे ये नॉट डिफाइंड है, ये एक छोटी सी कंडीशन है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी उसको आप बोल सकते हैं। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, इसमें जो बात एक बार बता दी सो बता दी, वो गलत नहीं होती है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कहीं भी, ठीक है नहीं, बस चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है। अब लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। अच्छा अच्छा हाँ, ये कोसेक एक्स तो 1/sin होता है भी, 1/sin इसको लिख दिया तो ना सर ये तो ये बन गया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो कट जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स, तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन फिर से गड़बड़ क्या है, यदि साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो ये 0.0 फॉर्म बन जाएगा। तो जब साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा तो इसको सोल्व करके 1 नहीं आएगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल देखे, ये सारे एग्जाम्पल देखने में पहली नज़र में आपको कांस्टेंट फंक्शन ही लग रहे थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे कांस्टेंट फंक्शन नहीं निकले। ऐसे ही होता है जब बच्चों आप जेईई का पेपर देने जाते हैं, उसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको सही लगते हैं, या आप जो क्वेश्चन करके आते हैं वो आपको ज़्यादातर सही लगते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी नादानी की वजह से वो गलत हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो सब कुछ बड़े ध्यान से करना है, ठीक है रे बच्चों। तो आज हमने एक जो नई बात सीखी उसको हमेशा याद रखना, ये जो हम कैंसिल करते हैं, किसी को किसी से कैंसिल करते हैं, तो कैंसिलेशन लॉ तभी काम करता है जब जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं वो 0 ना हो, 0 से 0 कैंसिल नहीं होता है। तो चलो बच्चों आज हमने थोड़ा सा फंक्शन स्टार्ट कर दिया है, एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हमने इसमें सीख लिया है। इसके बारे में आगे हम सीखने वाले हैं कुछ और फंक्शंस, जैसे कल अपना सीखेंगे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन या फिर लीनियर फंक्शन आएंगे, ऐसे करके खूब सारे फंक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा हुआ अगर यदि आप थोड़ा सा जो ये टॉपिक चल रहा है इसको थोड़ा सा आप देख लिया करें, देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना। और जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, हमारी जो क्लास होती है उसमें जो क्वेश्चनिंग की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चा अक्सर सोचता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, सोचता है खाली, कई बार तो बच्चा पूछता भी नहीं ना, ऐसे ही जो सोचते हैं हम कोशिश करते हैं उन सब के आंसर भी इसमें मिल जाए। तो आप जो क्वेश्चन आपकी जो क्लास होगी इंटरेक्टिव क्लास होगी, आप इसमें नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेक्टिव नहीं, इंटरेक्टिव क्लास होगी, आपके क्वेश्चन भी हम ही बोलेंगे और आपके आंसर भी हम ही देने वाले हैं। तो बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास है, आपके लिए एक क्वेश्चन पूछने वाला हमने रखा हुआ है अपने पास, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मेहनत से पढ़ते जाइए, अब आपको धीरे धीरे असाइनमेंट भी मिलने शुरू हो जाएंगे, हर रोज आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, डेली उनको आपको सॉल्व करना है, और जो कोई डाउट आपको आने वाले हैं उनको आप डिस्कस कर ही लेने हैं। जो बेसिक हम डीपीपी आपको देने वाले हैं जो बहुत इजी होंगी, उनकी बात तो अलग है। उसके बाद जैसे जो अपने मेंस आईआईटी वाली जो डीपीपी होने वाली है, उन सभी डीपीपीज के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होंगे, जैसे आपकी क्लासेस चल रही इसी टाइप से उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए किसी भी तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत से पढ़ते जाइए, मेहनत से पढ़ते जाइए। इस वीक आपका टेस्ट भी होगा, जो अपना चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया है रिलेशन, उसका टेस्ट होगा इस वीक में। जैसे अभी 3 क्लास हो चुकी हैं इस वीक में,
कल लास्ट क्लास है इस वीक की और संडे आपका टेस्ट होने वाला है इसका, तो उसकी तैयारी बिल्कुल बना के रखे हैं, जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। ठीक है बच्चों, चलो तो कल फिर मिलते हैं आपसे।